हेलो एवरीवन, मैं गुंजन ड्यूका की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एनिमल टिश्यू का टॉपिक, कनेक्टिव टिश्यू का आगे का टॉपिक। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने डिस्कस करा था। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, दैट वाज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर आपके आ जाएंगे बोन्स, कार्टिलेज। ठीक है, तो लेट डिस्कस द टॉपिक। देखिए, तो कनेक्टिव टिश्यू में पता हो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? इट कनेक्ट्स द बॉडी ऑर्गन। जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं और लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। ठीक है, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में कौन आ जाता है? हमारा बोन्स आ जाता है, और दूसरा कौन आएगा? कार्टिलेज। ठीक है, बोन्स आर, वी ऑल आर फेमिलियर बोन्स क्या है ना। तो बोन्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। ठीक है, इसी से हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, वो होल स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ द बोन्स। ठीक है, और हमें पता है स्केलेटल सिस्टम की वजह से हमारे वाइटल ऑर्गन जैसे कौन हो गया? ब्रेन। वाइटल ऑर्गन जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एंड मेनी मोर आर। ठीक है, तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और मेनी मोर वाइटल ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बाय द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, अब ये जो अगर हम बोन्स का वो स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता है बोन है क्या? इट इज अ पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। बोन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। और बोन अगर कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है तो क्या होगा? हमें पता है कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कितने पार्ट्स आ रहे हैं? दो पार्ट्स आ रहे हैं। कौन कौन सा? दैट इट इज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आ गया, और उसके अंदर कौन आ गई? एम्बेडेड सेल्स आ गई। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी यही होने वाला है। बोन्स के अंदर भी दो पार्ट्स आएंगे, एक तो मैट्रिक्स आएगा और उसके अंदर एम्बेडेड सेल्स आएगी। ठीक है, अब देखो जो उसका जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स हमें पता है जो फ्लूइड पार्ट होता है, इसके मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? वो बहुत ज्यादा कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है। ठीक है, तो बोन्स के मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? कैल्शियम आयन और फोस्फोरस आयन्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो मैट्रिक्स होता है काफी रिजिड, काफी स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, और इसकी सेल्स को क्या बोलते हैं? बोन्स की सेल को क्या बोला जाता है? ओस्टियोसाइट्स। क्या बोला जाता है? ओस्टियोसाइट्स। ठीक है ना, so दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स। ठीक है, अब उसके बाद कौन आ गया? कार्टिलेज आ गया। ठीक है, सेकंड सपोर्टिव टिश्यू हमारा कौन आ गया? कार्टिलेज। कार्टिलेज को ही क्या बोला जाता है? सॉफ्ट बोन्स बोला जाता है। ठीक है, अगर बोन्स अगर सॉफ्ट हो जाए तो उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। और हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर सॉफ्ट बोन्स कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, जो फ्लेक्सिबल है, थोड़ा बहुत मूव कर सकती है, जैसे कि हमारी नोज की बोन हो गई। ठीक है, नोज की बोन हो गई। ठीक है, और हमारे ईयर्स हो गए, ट्रैकिया हो गए, तो ये कौन है? सॉफ्ट बोन है, कार्टिलेज है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? ये भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू ही है। और कनेक्टिव टिश्यू तो इसके अंदर भी दो पार्ट्स होंगे क्या? एक तो मैट्रिक्स होगा, और दूसरा इसके अंदर कौन होगी? एम्बेडेड सेल्स होगी। ठीक है, मैट्रिक्स होगा और एम्बेडेड सेल्स होगी। ठीक है, अब इसके मैट्रिक्स के अंदर भी क्या होता है? कैल्शियम, फॉस्फोरस इसमें भी होता है, बट कंपेयर टू द बोन्स कम होता है। ठीक है, दैट्स वाई ये कैसा होता है? वो इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसके अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट हो जाती है ना। और हमें देखा, हमने कहा होता है ये नोज की बोन हमारी कार्टिलेज है, ईयर्स के अंदर हो गया, ट्रैकिया हो गया, ये सब कौन है? दिस इज द कार्टिलेज। है ना, और कहाँ पे पाया जाता है? जो भी हमारी बोन्स है, ठीक है, जहाँ पे दो बोन्स आपस में आके मिलती है, हमें पता है उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। जहाँ दो बोन्स आके मिलेगी, दैट इज द जॉइंट। जॉइंट के बीच में या फिर बोन के ऊपर जो टिश्यू होता है, बोन के ऊपर जो टिश्यू होगा वो कौन सा है? दिस इज अ कार्टिलेज। दिस इज अ कार्टिलेज। ठीक है, तो बोन के ऊपर या फिर जॉइंट्स में कौन सा टिश्यू होता है? कार्टिलेज होता है। उस कार्टिलेज की वजह से क्या होता है? मूवमेंट हो पाती है, बेंडिंग हो पाती है। जैसे कि हमने हाथ को बेंड कर रखा है, जो हमारा हैंड है वो बेंड हो पाता है, और फिंगर्स मूव कर पाती है। कारण क्या है? क्योंकि इनकी बोन्स के बीच में कौन आता है? वो कार्टिलेज आता है, सॉफ्ट बोन्स आती है। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन द मेंटेन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गन एंड आल्सो सपोर्ट द स्ट्रक्चर। साथ में बोन्स का और कार्टिलेज का दोनों का काम क्या है? हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का, होल्ड करने का। ठीक है ना, तो सपोर्टिव टिश्यू के अंदर दो टिश्यू आ रहे थे, कौन कौन से? बोन्स और कार्टिलेज। बोन्स हमारा काफी हार्ड, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, तो पूरा स्केलेटल सिस्टम बन रहा होता है ना। और उसके मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? कैल्शियम, फास्फोरस का अमाउंट ज्यादा होता है। उसकी सेल्स को क्या बोला जाता है? ईस्टोसाइट्स। ठीक है, तो सॉफ्ट बोन है उसको क्या बोलते हो? कार्टिलेज। ये फ्लेक्सिबल होती है, इसके वजह से मूवमेंट हो पाती है। कहाँ पे मिलता है ये? नोज, ईयर और ट्रैकिया के अंदर।
ठीक है, और जॉइंट्स में भी कौन सा टिश्यू होता है हमारा, कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। वैसे इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में क्या है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ प्रोटीन्स और शुगर होता है। इसके मैट्रिक्स में कौन होता है, प्रोटीन्स और शुगर। और ब्लड के मैट्रिक्स में ज्यादा क्या था, कैल्शियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस था। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक है, अब जो हमारे कौन है, कार्टिलेज की सेल्स को क्या बोला जाता है, कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज की सेल्स को क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स। जबकि बोन्स की सेल्स को क्या बोला जाता है, ओस्टियोसाइट्स। ठीक है ना। तो दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सपोर्टिव टिश्यू, दैट वाज द बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आपका आगे वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड। ठीक है, तो ब्लड जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अभी तक सारे जो कनेक्टिव टिश्यू थे, सबसे हार्ड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा था, हमारा बोन्स और कार्टिलेज ही है। और जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आ गए, लिक्विड फॉर्म में जो कनेक्टिव टिश्यू आ गया, वो कौन है, आपका ब्लड। ठीक है, अब देखो ब्लड के अंदर क्या होता है, इसमें भी दो चीजें ही होगी, क्या, एक तो मैट्रिक्स होगा और दूसरा क्या होगी, इनमें भी क्या होगी, एम्बेडेड सेल्स होगी। क्योंकि हर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मेनली दो चीजें, एक तो मैट्रिक्स है, फ्लूइड पार्ट है, उसके अंदर क्या है, एम्बेडेड सेल्स है। इसके मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, ब्लड के मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा। ब्लड के मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, प्लाज्मा। ठीक है, और सेल्स कौन कौन सी है वो भी हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है, अभी हमने देखो कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, सभी बॉडी के ऑर्गन्स को, इन सबको कनेक्ट करते हैं। तो ब्लड कैसे कनेक्ट करता है, तो ब्लड की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर गैसेस, डाइजेस्टेड फूड्स, हॉर्मोन्स और वेस्ट का ट्रांसमिशन होता है। ब्लड की वजह से ये चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पर, है ना। तो जैसे कि सपोज ये कौन आगे, किडनी हो गई, तो किडनी के पास कौन आ रहा है, वेस्ट आ रहा है। किडनी के पास कौन आ रहा है, वेस्ट आ रहा है। तो कौन लेके आया है उसको, ब्लड लेके आया है। तो ब्लड ने किसका काम करा है, चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करा है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करा है। और इसी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ब्लड ने किसका काम कर दिया, कनेक्शन का काम कर दिया। ठीक है, किसका काम कर दिया, कनेक्शन का। तो ट्रांसपोर्ट करने की वजह से ही ब्लड इज अ पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना, तो ब्लड की वजह से वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी चीजें हमारी बॉडी के अंदर है, तो उसको एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही इट इज अ पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब देखो कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, ब्लड के अंदर क्या क्या आ जाते हैं। सबसे पहले तो वही मैट्रिक्स आएगा, ब्लड के अंदर कौन आ गया, मैट्रिक्स। और दूसरी कौन आ जाएगी, दूसरे कौन आ जाएंगे, सेल्स आ जाएंगे, मैट्रिक्स और सेल्स। ठीक है, और ब्लड की ही मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, वो प्लाज्मा बोला जाता है। मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा। जिसके अंदर मेनली क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर कौन होगा, वाटर होगा, वाटर होगा काफी, और कुछ सॉल्ट्स वगैरह ये सब प्रेजेंट होते हैं, है ना। और बाकी सारी क्या होती है, इनके अंदर सेल्स होती है। बाकी सारी कौन है, सेल्स। तो जैसे सपोज कौन आ गया हमारा, ये ब्लड आ गया। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या लिया, वो ब्लड लिया। टेस्ट ट्यूब के अंदर ये ब्लड लिया, और इस ब्लड का मैंने क्या कर दिया, सेंट्रीफिकेशन कर दिया। ब्लड का क्या कर दिया, सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन मतलब क्या होता है, रैपिड स्पिनिंग। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन है, ब्लड है, और इस ब्लड का क्या कर दिया गया है, सेंट्रीफिकेशन कर दिया गया है, यानी कि रैपिड स्पिनिंग कर दी गई है। रैपिड स्पिनिंग कर दी गई है, उसको बहुत तेजी से हमने स्पिन करा, तो रैपिड स्पिनिंग की वजह से क्या होगा, वो प्लाज्मा सेल से अलग हो जाएगा, प्लाज्मा विल सेपरेट फ्रॉम द सेल्स। ठीक है, तो रैपिड स्पिनिंग की वजह से क्या होगा, प्लाज्मा इज सेपरेट फ्रॉम द सेल्स। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। प्लाज्मा और ब्लड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसके अंदर रैपिड स्पिनिंग करी, तो क्या होगा, जो प्लाज्मा है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। प्लाज्मा विल ऑन द टॉप साइड, और नीचे कौन बैठ जाएंगी, और नीचे आ जाएंगे हमारी कौन, ब्लड की सेल्स। ठीक है, तो नीचे आ गई वो सेल्स, ऊपर कौन आ गया, प्लाज्मा। ठीक है ना, तो अगर हमने वो ब्लड का क्या करा, सेंट्रीफिकेशन करा, रैपिड स्पिनिंग करी, तो रैपिड स्पिनिंग की वजह से क्या होगा, सेल्स बॉटम में एक्युमुलेट हो जाएगी, और ऊपर कौन आ जाएगा, प्लाज्मा आ जाएगा। ठीक है, और प्लाज्मा के अंदर मेनली कौन होता है, वाटर, सॉल्ट्स, ये सब होते हैं, और सेल्स नीचे बैठ जाएंगी। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहली सेल कौन सी होती है, सबसे पहली सेल जो ब्लड के अंदर पाई जाती है वो कौन है, आपकी आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो सबसे पहली जो है वो कौन है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। मोस्ट अबंडेंट सेल कौन सी है ब्लड के अंदर, वो आरबीसी है, सबसे ज्यादा यही मिलती है। ठीक है, जिसकी शेप क्या होती है, वो बाइकॉनकेव होती है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, स्फेरिकल होती है।
बाइकॉनकेव या फिर क्या बोल सकते हैं स्फेरिकल। ठीक है, वो हमें दिख ही रही है ये। ठीक है, तो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बाइकॉनकेव होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, और क्या फीचर होता है? ये अन्यूक्लिएटेड है, इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस नहीं होता है ना। तो आरबीसी के अंदर क्या है? आरबीसी डज नॉट हैज न्यूक्लियस। ठीक है, नो न्यूक्लियस। आरबीसी के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, अन्यूक्लिएटेड सेल्स होती है हमारी आरबीसी। तो न्यूक्लियस ना होने के बावजूद भी इसका क्या काम होता है? न्यूक्लियस ना होने के बाद इसका काम क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होते हैं। आरबीसी के अंदर कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन के। आरबीसी कंसिस्ट ऑफ अ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आरबीसी के अंदर कौन होंगे? हीमोग्लोबिन होंगे। और हीमोग्लोबिन का सिंबल हमें पता है क्या होता है? एच बी, एच कैपिटल बी स्मॉल। ठीक है, तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बट क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन के पार्टिकल्स होते हैं। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? कैरी ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है ये। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन कौन करता है? हमें पता है हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसी के अंदर होता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल हमारी ब्लड की जो होती है ये। ठीक है ना। अब देखो उसके बाद कौन सी सेल आ गई? इसके बाद आ गई हमारी व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इसका जो नंबर होता है वो कम होता है कंपेयर टू द आरबीसी। आरबीसी मोस्ट अबंडेंट है। व्हाइट ब्लड सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लिएटेड सेल है ये, बट इसका लाइफ स्पैन वो कम होता है। लाइफ स्पैन कितना होता है इसका? 3 से 4 दिन के लिए ही होता है सिर्फ। ठीक है, तो जो डब्ल्यूबीसी है वो सिर्फ 3-4 डेज के लिए सर्वाइव करती है, जबकि जो हमारी आरबीसी होती है उसका लाइफ स्पैन कम से कम कितने दिन का होता है? 120 डेज तक का होता है। ठीक है, और क्या काम होता है? जर्म्स को किल करने का। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी अगर जर्म्स या बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह एंटर करेंगे तो उसको कौन किल करेगा? डब्ल्यूबीसी किल करेंगे, है ना। तो आरबीसी का क्या काम था? इट कैरी द ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ हैविंग द हीमोग्लोबिन। और डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है? जर्म्स को किल करने का, बॉडी में से इन्फेक्शन को हटाने का। ठीक है, तो ये हमारे डब्ल्यूबीसी हो गए। उसके बाद जो हमारी थर्ड सेल्स आ गई वो कौन आ गई? प्लेटलेट्स। ये स्मॉलर सेल है, साइज में स्मॉल होती है। ठीक है, इसका भी शेप कैसा जाता है? इसका शेप भी वो स्फेरिकल है। इट इज आल्सो स्फेरिकल इन शेप। काम क्या होता है? इसको ब्लड का क्लॉट करने का ये काम। ये सेल भी काफी इंपॉर्टेंट है, ब्लड को क्लॉट करती है, ब्लड के आउटफ्लो को रोकती है ना। इट स्टॉप द आउटफ्लो ऑफ द ब्लड। इट स्टॉप्स द आउटफ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड को बाहर जाने से रोकती है। ठीक है, अगर किसी भी वजह से इंजरी अगर हो जाए तो ब्लड बाहर जाने लगता है, ब्लड ब्लीडिंग होने लगती है। तो ब्लड को कौन रोकता है? प्लेटलेट्स रोकती है। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर ना फ्रेंड्स यहाँ तक? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड। ठीक है, तो ब्लड हमारा ये फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू होता है, चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ द कनेक्टेड टिश्यू। ठीक है, और ब्लड के अंदर हमने देखा ब्लड का अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, रैपिड स्पिनिंग करेंगे, तो उसके अंदर दो चीजें आएगी, एक तो प्लाज्मा और दूसरा क्या आएगी? सेल्स। और सेल्स कौन कौन सी वो हमने देखा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। आरबीसी का काम क्या था? हीमोग्लोबिन कैरी करने की वजह से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? जर्म्स को किल करने का। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड को क्लॉट करने का, ब्लड के आउटफ्लो को रोकने का। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आपको कनेक्टेड टिश्यू कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, इसके बाद हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो मस्कुलर टिश्यू, अब ये नया टिश्यू आ गया हमारा। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू हमने डिस्कस कर लिया है, कनेक्टिव टिश्यू हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है मस्कुलर टिश्यू क्या करेगा? मसल्स बनाता है। हमारी बॉडी की मसल्स कौन बनाता है? मस्कुलर टिश्यू। और मसल्स को देख के हमें क्या काम याद आ रहा है? दैट इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द मसल्स। और मसल्स किससे मिलकर बनी होती है? मस्कुलर टिश्यू से। ठीक है ना। तो इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, और बाकी पूरी एंटायर बॉडी की मूवमेंट किसके वजह से हो रही है? मसल्स की वजह से ही हो रही है ना। अब ये जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है या फिर जो हमारी मसल्स होती है, मसल्स के अंदर कौन आ रही होती है? मसल फाइबर्स। ठीक है, मसल्स के अंदर कौन आती है? मसल फाइबर्स। और मसल फाइबर के अंदर क्या होता है? मसल फाइबर के अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है। ठीक है, तो ये हमारी कौन आ गई? वो मसल्स आ गई, मसल्स आ गई। मसल्स के अंदर कौन होते हैं? मसल फाइबर्स। मसल्स के अंदर कौन होते हैं? मसल फाइबर्स। और मसल फाइबर्स के अंदर कौन होती है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है। कौन होती है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, अब यही कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या होती है? लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है।
ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, और इसी के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है, बॉडी मूव करती है। ठीक है, इसी के कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है, बॉडी की मूवमेंट होती है। ठीक है, इसकी डिटेल्स वी आर लर्निंग इन द क्लास 11। ठीक है, अभी हमें बेसिक चीजों को समझना है ना। कि तो जो हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है, जो हमारी मसल्स होती है, उसके अंदर कौन होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं। मसल फाइबर्स के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। जब ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोटीन लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, तो उसके वजह से क्या होता है, बॉडी मूवमेंट शो करती है। ठीक ठीक है ना। अब देखो, मसल्स जो होती है वो हमारी 3 टाइप्स की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता ही है। गिव द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। 3 टाइप की मसल्स हमारी कौन कौन सी, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक। कौन कौन सी, सबसे पहली मसल कौन सी आ गई हमारी, स्केलेटल। दूसरी कौन सी आ गई, स्मूथ। और थर्ड हमारी कौन सी आ गई, कार्डियक। कार्डियक। ठीक है, तो 3 टाइप की मसल्स होती है। ठीक है, कौन कौन सी, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। ठीक है, अब इन तीनों के बीच अगर हम डिफरेंस देखें, अब देखो सबसे पहले तीनों मसल्स कहाँ होती है, जो कार्डियक मसल्स होती है वो तो हमारी हार्ट के अंदर होती है। कार्डियक मसल्स आर द पार्ट ऑफ हार्ट। ठीक है, तो कार्डियक मसल्स कहाँ पर होती है, हार्ट के अंदर होती है। तो हमारा हार्ट जो लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, लगातार वो बीट करता है बिकॉज ऑफ दिस कार्डियक मसल्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स हो गई है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे कौन सी आ गए, वो स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स है, जो कहाँ पाई जाती है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन द बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, तो बॉडी के ऑर्गन्स में, ब्लड कैपिलरीज के अंदर कौन सा टिश्यू, कौन सी मसल्स पाई जाती है, स्मूथ मसल्स। ठीक है, और जो हमारे लिम्स में होती है, हाथों में और पैरों में जो मसल्स होती है, वो कौन सी होती है, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, और ये हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी होती है, बोन से अटैच होती है, तभी इसको क्या बोला जाता है, स्केलेटल मसल्स बोला जाता है। ठीक है ना। तो कार्डियक मसल कहाँ होती है, वो हार्ट के अंदर होती है। स्मूथ मसल्स कहाँ होती है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में होती है, ब्लड कैपिलरीज में होती है। और स्केलेटल मसल्स किस में होती है, हाथों में और पैरों में होती है, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स में। ठीक है, अब देखो इनके बीच में हम डिफरेंस देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन आता ही है ये। तो सबसे पहले जो स्केलेटल मसल्स होती है वो कैसी है, वो लॉन्ग और सिलिंड्रिकल है। देखिए, लॉन्ग और सिलिंड्रिकल है, लंबी होगी और कैसी होगी, सिलिंड्रिकल होगी। इसके वजह से क्या होता है, हमारी पूरी स्केलेटल सिस्टम की मूवमेंट होती है, यानी कि किसकी, हमारी हैंड्स की और हमारे लेग्स की। हाथ पैर जो हमारे मूव कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। ये किससे अटैच होती है, इट इज अटैच टू द बोन्स, यानी कि बोन्स की मूवमेंट कौन करता है, स्केलेटल मसल्स करता है, तभी इसका नाम क्या है, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, कैसी होती है वो, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मैनी न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, एक न्यूक्लियस नहीं होगा, मैनी न्यूक्लियस होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, साथ में क्या होता है, मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। लगातार हमारे हैंड्स मूव करते हैं, लगातार हमारे लिम्स मूव कर रहे होते हैं, तो लगातार मूवमेंट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो इन्हीं मसल्स के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है ताकि ज्यादा एनर्जी मिल सके। ठीक है, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, स्ट्रेटेड मसल से बोला जाता है। ठीक है, पेपर में स्केलेटल मसल्स ना लिख के कभी कभी वो क्या बोल देगा, स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, तो स्ट्रेटेड मसल्स कौन सी होती है, स्केलेटल मसल्स ही है। और इनको स्ट्रेटेड मसल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनमें वो क्या होती है, स्ट्रिएशंस होती है। क्या होती है, स्ट्रिएशंस होती है, इससे लाइट और डार्क कलर के बैंड्स होते हैं। ठीक है, ये जो लाइट और डार्क बैंड्स है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रिएशंस। ठीक है, लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, और लाइट और डार्क बैंड्स को ही क्या बोला जाता है, स्ट्रिएशंस। क्या बोला जाता है, स्ट्रिएशंस। ठीक है, तो लाइट और डार्क बैंड्स होने की वजह से ही स्केलेटल मसल्स इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिएटेड मसल्स। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैसी होती है, वो वॉलंटरी होती है नेचर में। जो स्केलेटल मसल्स है वो कैसी होती है, नेचर में वॉलंटरी होती है, यानी कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी मूवमेंट जो है वो हमारे कंट्रोल में है। हैंड को मूव करवाना है नहीं करवाना, लेग्स को मूव करवाना है नहीं करवाना, वो हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये मूवमेंट कंट्रोलेबल है, तो ये मसल्स कैसी है, वॉलंटरी। वॉलंटरी क्यों है, क्योंकि मूवमेंट कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, तो मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्टॉप और स्टार्ट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ द वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, तो ये हमारे वो सारे के सारे स्केलेटल मसल्स के पॉइंट्स हो गए। इसके बाद कौन सा आ गया, स्मूथ मसल्स। अब ये जो स्मूथ मसल्स होती है,
वो कैसी होती है? ये टैपर होती है फ्रॉम द बोथ हैंड। दिख रहा है हमें ये? आगे से और पीछे से क्या होती है? काफ़ी पतली होती है। स्पिंडल शेप्ड होती है ये। ठीक है? जो स्मूथ मसल्स है वो कैसी होती है? स्पिंडल शेप्ड होती है। यानी कि आगे से पीछे से कैसी होती है? पॉइंटेड होती है, टैपर होती है। ठीक है? कितने न्यूक्लियस होते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, एक ही न्यूक्लियस होता है। और इसी स्मूथ मसल्स की वजह से क्या होता है? बॉडी के ऑर्गन्स मूव करते हैं। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज एंड द वॉल ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है? तो हमारे जो ऑर्गन्स है वो मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस स्मूथ मसल्स। ठीक है? स्पिंडल शेप्ड होती है, हमने देख लिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैसी होती है? वो नेचर में इनवॉलेंटरी होती है। इसकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है? ब्लड वेसल्स को ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही है, कैपिलरीज कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही है, तो वो खुद से हो रही है। दिस मूवमेंट कांट बी कंट्रोल। ठीक है ना? तो इसलिए स्मूथ मसल्स किसका पार्ट है? इनवॉलेंटरी मसल्स का पार्ट है। इनवॉलेंटरी मसल्स का पार्ट क्यों है? बिकॉज इट्स मूवमेंट कैन नॉट कंट्रोल्ड। ठीक है? क्योंकि इसकी मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए किसका है ये? इनवॉलेंटरी मसल्स है ये। और इसकी मूवमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये कैसी है? वॉलेंटरी है। ठीक है? अब लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट हमारा कौन आ गया? वो कार्डियक मसल्स आ गए, जिसको हमें पता है हार्ट मसल से बोला जाता है। हमारे हार्ट के अंदर कौन है? कार्डियक मसल्स ही है। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? सिलिंड्रिकल और ब्रांच होता है, हमें दिख ही रहा है ये। ठीक है? कैसा है? सिलिंड्रिकल है और साथ में ऐसे ये ब्रांचेस निकले हुए हैं। ठीक है? सिलिंड्रिकल और ब्रांच्ड है। ये कार्डियक मसल्स हो गए। ठीक है? इसकी वजह से क्या होता है? लगातार रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। लगातार मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, जिसके वजह से हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को, हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है। ठीक है? और इसका भी नेचर वो कैसा होगा? इनवॉलंटरी होगा। ऑब्वियस वाली बात है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट की मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। दैट्स इट इज आल्सो इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है? होप सो ये समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर में क्वेश्चन आता है। गिव द डिफरेंस बिटवीन द स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। ठीक है? तो स्केलेटल कैसी होती है? वो सिलिंड्रिकल होती है। स्मूथ कैसी होती है? स्पिंडल शेप्ड होती है। और कार्डियक कैसी होती है? ये भी सिलिंड्रिकल और ब्रांच होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रिएशंस इसमें होते हैं, इसलिए इसको स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। इसमें कोई स्ट्रिएशंस नहीं है। और इसमें भी स्ट्रिएशंस होती है। ठीक है? इसमें भी स्ट्रिएशंस होती है, बट वो जो स्ट्रिएशंस होती है वो ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती है, ज्यादा विजिबल नहीं होती है। काम क्या होता है? बोन्स को मूव करवाने का, हैंड और लेग्स को मूव करवाने का। ठीक है? स्मूथ मसल्स की वजह से हमारे ब्लड वेसल्स और ऑर्गन्स की वॉल्स मूव करती है। और कार्डियक मसल्स की वजह से हार्ट मूव करता है, हार्ट पंप करता है ब्लड को, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है रिदमिकली। ठीक है? तो अभी हम यहाँ तक करेंगे। होप सो यू एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू।